हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भारत शंकर। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि लास्ट जो हमने वीडियो रिलीज किया था उसके ऊपर आपके काफी सारे कमेंट्स आए थे और वहां पर आप लोगों ने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे कि अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो राइट नाउ इन्वेस्टर्स आर रियली वरीड अबाउट कि अभी ये जो छोटा सा मार्केट में रैली हुआ है, इस रैली को क्या मार्केट अभी जारी रखेगा या इसके बाद अभी मार्केट में और भी गिरावट आना बाकी है। एंड ऑल्सो अभी के टाइम में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये मान के चल रहे हैं कि अप्रैल 2 इज अ डूम्सडे डेट, यानी अप्रैल 2 के बाद इधर मार्केट बुरी तरीके से क्रैश करेगा, नहीं तो मार्केट यहां से बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर्स मान के बैठ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर एसोसिएटेड फैक्टर्स एज वेल। तो इसके ऊपर भी आज क्लैरिटी के साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा लास्ट जो हमने वीडियो रिलीज किया था जहां पर हमने एग्जैक्टली ये समझा था कि मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके रिलेटेड काफी सारे लोगों ने यह सवाल पूछा है कि सर इसको सिप इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। ऐसे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, तो उन सवालों को भी हम आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल में एड्रेस करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसे मार्केट में अभी ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, सिप इन्वेस्टर्स है या मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, उनको ऐसे मार्केट को कैसे या किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। और उसके साथ साथ आने वाले टाइम में कुछ की ट्रिगर फैक्टर्स है। एज एन इन्वेस्टर आपको ये ट्रिगर फैक्टर समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट रिकवर करेगा या और भी ज्यादा गिरेगा। और उसके अलावा लास्ट वीडियो में एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था और वो सवाल ये था कि अभी ये जो FIIs का बाइंग हो रहा है और अभी हमारे मार्केट में जो ब्रीफ रिकवरी हुआ है, इज इट फंडामेंटली बैक्ड, या हमारे मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी क्रिएट करके यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम्स लाए जा रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में जो बड़े बड़े सेलर्स है वो अपने शेयर्स को डंप कर सके। क्या ऐसा कुछ चल रहा है? तो इसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो आज की वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स है उसको भी कवर करेंगे, बट मेक श्योर वीडियो को स्किप किए बिना आप पूरा देखें। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो वैल्यू हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज आउट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बट बिफोर वी गो फॉरवर्ड, ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। और वही अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर है, अगर आपको Q&A सेशन अटेंड करना है, लाइव वेबिनार्स अटेंड करना है, वहां पर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसे कई सारी चीज़ों को सीखना है, तो उसके लिए आप हमारे मेंबर कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप ज्वाइन बटन के ऊपर भी क्लिक करके मेंबर कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो टेलीग्राम पे मेंबर कम्युनिटी है उसको फ्री में ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैट सपोर्ट पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको सारा डिटेल शेयर कर देंगे। तो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं कि अभी जो करंट मार्केट है, करंट वॉलेटाइल मार्केट है, उसको किस तरीके से जो सिप इन्वेस्टर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स है या स्विंग इन्वेस्टर्स है, उन्हें इस मार्केट को कैसे अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम सिप इन्वेस्टर्स की बात करें तो मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट सिप इन्वेस्टर्स को सिप इन्वेस्टमेंट बंद नहीं करना चाहिए। दे शुड कंटिन्यू देयर सिप इन्वेस्टमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस, क्योंकि सिप इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। जिन्हें मार्केट देखने का टाइम नहीं होता है, जिन्हें मार्केट ट्रैक करने का टाइम नहीं होता है, मार्केट एनालाइज करने का टाइम नहीं होता है, वो क्या करते हैं, हर महीना एक फिक्स डेट पे सिप इन्वेस्टमेंट करते हैं विद अ पर्पस की उन्हें लॉन्ग टर्म में एक साइजेबल कैश कॉर्पस बिल्ड करना है। और सिप इन्वेस्टमेंट्स में या लॉन्ग टर्म में इसीलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि सबसे पहले तो सिप इन्वेस्टमेंट करने से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज मिलता है। और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में क्या होता है, ऑटोमेटिकली जब मार्केट हायर लेवल्स पे होता है वहां पर आप कम खरीदते हो और जब मार्केट लोअर लेवल पे होता है तो आप ज्यादा खरीदते हो, बिकॉज आपका सिप इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड होता है। इसीलिए इररिस्पेक्ट ऑफ मार्केट कंडीशंस आपका जो इन्वेस्टमेंट है अगर आप उसको कंटिन्यू रखते हो तो उससे क्या होगा, आपका जो बाइंग प्राइस है वो हमेशा एवरेज आउट होता जाएगा जैसे जैसे मार्केट प्रोग्रेस होता जाता है। और उसके बाद दूसरा एडवांटेज सिप इन्वेस्टमेंट से मिलता है वो है कंपाउंडिंग का, क्योंकि जितना आप लंबा होल्ड करोगे, जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे, कंपाउंडिंग से उतना ही ज्यादा पैसा मल्टीप्लाई होगा। और इसी रीजन की वजह से अगर आप एक लॉन्ग टर्म कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं तो सिप इन्वेस्टमेंट को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस, क्योंकि अगर आप सिप इन्वेस्टमेंट को बंद कर देते हो तो आपका जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज है और कंपाउंडिंग का एडवांटेज है वो ब्रेक हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स यहां पर कुछ लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर सिप इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म के लिए है ना, 10 साल बाद 15 साल बाद क्या होगा किसको पता। क्योंकि अगर आप जापान के मार्केट को देखोगे तो वहां पर तो इन्वेस्टर्स का पैसे नहीं बने लॉन्ग टर्म में। अगर ऐसा ही इंडियन मार्केट के साथ हुआ तो लॉन्ग टर्म में सिप इन्वेस्टमेंट से भी पैसे नहीं बनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जापान इज अ वेरी एक्सेप्शनल एग्जांपल, क्योंकि जापान के मार्केट में क्या हो रहा था, इकोनॉमी में क्या हो रहा था, वहां पर पॉपुलेशन गिर रहा था, कंजम्पशन गिर रहा था, तो ओवरऑल कंजम्पशन घटने की वजह से इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पाया और वही स्टॉक मार्केट पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। लेकिन वही अगर आप इंडियन मार्केट या इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हमारा जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कंजम्पशन बढ़ रहा है, स्पेंडिंग बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में यही हमारे स्टॉक मार्केट पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए।
एंड इफ यू कंसिडर लाइक 2030, 2035, 2040, आई एम पर्सनली बुलिश ऑन द इंडियन मार्केट। इसीलिए अगर आप किसी इकोनॉमी के ऊपर, किसी स्टॉक मार्केट के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है, वहां पर अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिख रहा है तो ऐसे टाइम पे वहां पर सिप इन्वेस्टमेंट्स को बंद नहीं करना चाहिए। और उसके बाद अभी बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें अभी करंट मार्केट को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वहां पर भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर अगर ट्रेंड रिवर्सल्स के लिए वेट करेंगे तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी जो है, जो लोअर वैल्यूएशंस पे कंपनी स्टॉक्स मिल रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फंडा बहुत ही सिंपल है। जब सस्ता मिल रहा है स्टॉक, सस्ता मिल रहा है माल, तब खरीद लेना चाहिए और उसके ऊपर आराम से बैठ जाना चाहिए। और अभी एक सवाल आएगा कि अगर कोई स्टॉक या अभी मार्केट सस्ता है या महंगा है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए ना मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जो बड़े इन्वेस्टर्स भी फॉलो करते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अप्रोच को अपनाते हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहले मार्केट महंगा है या सस्ता है, कोई स्टॉक महंगा है या सस्ता है, उसको चेक करने के लिए आपको उसका लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन चेक करना जरूरी है। तो उसको समझाने के लिए यहां पर मैंने स्क्रीनर पे निफ्टी 50 को ओपन किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पी रेशियो का एक टैब है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पी रेशियो का चार्ट मिल जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 साल का एवरेज वैल्यूएशन निफ्टी का क्या है। तो यहां पर देख सकते हैं मीडियन इंडेक्स पी 3 साल का, लास्ट 3 इयर्स का निफ्टी का है अराउंड 21.9 और प्रेजेंटली निफ्टी कितने पे ट्रेड कर रहा है, अराउंड 21 पी के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। उसी तरीके से आप यहां पर 5 साल का भी चेक कर सकते हैं, 10 साल का भी चेक कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन दिस एवरेज मीडियन पी रेशियो यू कैन आइडेंटिफाई कि अभी जो हमारा मार्केट है वो जो एवरेज वैल्यूएशन है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है या उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स निफ्टी के केस में थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेक करना होगा क्योंकि कुछ सालों पहले निफ्टी के वैल्यूएशंस को किस तरीके से एसेस किया जाता है उसमें थोड़े से एडजस्टमेंट्स किए गए, जिसकी वजह से पहले आपको दिखेगा कि वैल्यूएशन ज्यादा था, उसके बाद अभी कम हो गया। दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। बट इन जनरल अगर आप किसी भी लार्ज कैप निफ्टी 50 स्टॉक के बारे में बात करते हैं या बड़े कंपनी के बारे में बात करते हैं या मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो जनरली जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, जब स्टॉक का प्राइस या मार्केट का वैल्यू, ये जो लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन होता है उसके जब ऊपर होता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, प्रॉफिट्स वहां पर बुक करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाता है वो अपने पोजीशंस कट करते जाते हैं और जैसे ही मार्केट गिरता है, नीचे आता है, वैल्यूएशंस नीचे आते हैं और जब वो लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन के नीचे आना शुरू होता है तब वो क्या करते हैं, वो एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं। बिकॉज स्टॉक मार्केट में अगर आप वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो क्या होगा, मार्केट जब महंगा है, स्टॉक जब महंगा है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट्स बुक करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोटेट करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोटेट करते हैं अनलेस अंटिल दे फाइंड सम ग्रोथ कंपनी लाइक टाइटन इन द वेरी अर्ली स्टेज, तब वो मतलब सालों वहां पर बने रहते हैं। लेकिन अगर आप 5 साल 3 साल ऐसे टाइम होराइजन अगर आप कंसिडर करोगे तो ये जो लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन है उसके बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस और बड़े इन्वेस्टर्स भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोटेट करते रहते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में जब किसी स्टॉक का वैल्यूएशन, मार्केट का वैल्यूएशन या सेक्टर का वैल्यूएशन जब लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन के ऊपर होता है तो वहां पर वो उसको बेचते हैं और वहां पर ये जो बेचा हुआ पैसा है उसको कहां पर रोटेट करते हैं, उसको वो ऐसे सेक्टर्स में रोटेट करते हैं जहां पर उनका वैल्यूएशन या उस स्टॉक का वैल्यूएशन, सेक्टर का वैल्यूएशन, मार्केट का वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन के नीचे होता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल ये जरूर आएगा कि ये लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन के लिए कौन सा टाइम पीरियड को कंसिडर करें। कुछ इन्वेस्टर्स इसके लिए 3 साल कंसिडर करते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स 5 साल, कुछ इन्वेस्टर्स 10 साल। तो ये डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन कितना है, तो उसके बेसिस पे ये जो एवरेज वैल्यूएशन होता है उसका टाइम फ्रेम वो कंसिडर करते हैं। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, जब महंगा हो जाए तो बेचो, सस्ता हो जाए तो खरीदो। उसके बाद अभी ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मार्केट को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये निफ्टी का चार्ट है जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और जो भी मैंने मार्किंग्स किया था एग्जैक्ट मार्किंग्स है, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। I wanted you to show this chart again so that you should know मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड आई अंडरस्टैंड लास्ट वीडियो में कुछ ऑडियो वीडियो का कुछ सिंक नहीं था, इसकी वजह से बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, मजाक भी उड़ाया था कि सर साउथ इंडियन मूवी लग रहा है, आप कुछ और बोल रहे हो, ऑडियो कुछ और सुनाई दे रहा है। तो हाँ, कुछ मिसमैच हुआ था, बट यू गाइज बीन वेरी पेशेंट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, कोई और इसको आपको सिखा नहीं सकता है, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर मैं इसको फॉलो करता हूँ, मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने ये सीखा हुआ है। और हमारे जो लॉन्ग टर्म व्यूअर्स है, जो बहुत सालों से हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, दे ऑलरेडी नो दिस। बट जो नए इन्वेस्टर्स हैं, आप जाके उनका कमेंट पढ़िए लास्ट वीडियो में, यू विल अंडरस्टैंड कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके नॉलेज में कितना बड़ा गैप है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, जब भी मार्केट में लोअर लोज का पैटर्न बनता है, जैसे कि अभी यहां पर बन रहा है ना, एक लो बना, नेक्स्ट लो उससे भी नीचे गया,
उसके बाद नेक्स्ट लो उससे भी नीचे गया। ऐसा पैटर्न कब बनता है? जब बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट में बेच रहे हैं, और बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट में बेच रहे हैं तो उसको खरीदने वाले भी को तो कोई चाहिए होगा ना, तो इसलिए वो क्या करते हैं, मार्केट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम्स आते हैं, तो उसके बाद वो अपने शेयर्स बेचते हैं, फिर से थोड़ा सा मार्केट को बढ़ाते हैं, गिरने के बाद फिर से यहाँ पर बेचते हैं, वैसे ही कंटिन्यू होता है। और इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी इस लेवल को स्पेसिफिकली मार्क किया था रेड लाइन में, और यहाँ पर देखिए मैंने एक ग्रीन एरो भी डाला हुआ था ये समझाने के लिए कि जो लोअर लोज के पैटर्न में लास्ट टाइम जो हाई बना था, जहां पर बड़े इन्वेस्टर्स ने माल बेचा था बहुत ज्यादा, उस लेवल को जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम ट्रेंड रिवर्सल को एंटिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहां पर आप देखिए आज के मार्केट में क्या हुआ है, एग्जैक्टली मार्केट आके इसी लेवल पे रुक जाता है। वो कैसे पॉसिबल है? क्या ये मैजिक है? इट इज नॉट मैजिक। यहां पर आपको सिंपल समझना होगा कि बड़े इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी इस लेवल पे बहुत ज्यादा माल बेचा हुआ है। अगर मार्केट को फिर से रिकवर करना है, ये जो लोअर लोज का पैटर्न ट्रेंड को ब्रेक करना है जहां पर हर राइज पे सेलिंग हो रहा है, उसके लिए मार्केट को इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाना होगा, तभी हमें यहां पर एक कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि हर डिप पे, हर हाई पे ये जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो बाय कर रहे हैं। और इसी रीजन की वजह से अगर कोई मीडियम टर्म इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, स्विंग ट्रेडर है, तो उन्हें यहाँ पर ये जो चेंज इन ट्रेंड हो रहा है, ये जो चेंज इन पैटर्न हो रहा है, उसको उन्हें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल को हिट करने के बाद अभी मार्केट थोड़ा सा जो गिर रहा है, अगर मार्केट को ये जो 100 डेज मूविंग एवरेज लाइन है इसको सपोर्ट मिलता है, ये एज अ सपोर्ट उसको प्रोवाइड करता है, यहाँ से मार्केट अगर बाउंस करता है, हायर हाइज का पैटर्न बनने लगता है, और ये जो रेड कलर का जोन है इसको ब्रेक करके मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता है, और उसके बाद अगर मार्केट ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन है इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाता है, और यहाँ पर अभी ये जो लोअर लोज का पैटर्न बन रहा है अगर ये हायर हाइज के पैटर्न में बदलते हैं, यानी बेसिकली यहाँ से अगर मार्केट कुछ इस तरीके से दिखने लगता है कि अभी यहाँ पर देखिए इस लाइन को हिट करके अभी मार्केट जो नीचे गिर रहा है ना, अगर थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट गिरेगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, और इस लेवल को अगर ये क्रॉस करेगा, फिर से थोड़ा सा नीचे गिरेगा, फिर से थोड़ा सा ऊपर, बाकी ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है इसके ऊपर अगर क्लोज करेगा, फिर से थोड़ा सा गिरेगा, और गिरते टाइम अगर इसने 200 डेज मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट लिया और यहीं से बाउंस बैक किया, देन यू शुड गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ मार्केट में अभी थोड़ा सा रिकवरी आ रहा है, और मार्केट में अभी जो भी मतलब मार्केट में बढ़ोतरी हो रहा है, मार्केट में जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है, वो हर डिप पे ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके बाइंग की वजह से हो रहा है। बिकॉज हायर हाइज का पैटर्न कब बनता है? हायर हाइज का पैटर्न तब बनता है जब बड़े इन्वेस्टर्स को लगता है कि हाँ मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उतना वॉल्यूम्स मार्केट में होते नहीं है, तो इसीलिए क्या करते हैं, जब मार्केट बढ़ता है तो थोड़ा सा गिराते हैं, जब सेलिंग वॉल्यूम आता है तो वो खरीद लेते हैं, फिर से मार्केट बढ़ता है उनकी खरीदारी की वजह से, फिर से वो थोड़ा सा कुछ क्रिएट करके, पैनिक क्रिएट करके फिर से मार्केट को गिराते हैं, फिर से सेलिंग वॉल्यूम्स आता है। तो इस तरीके से हायर हाइज के पैटर्न में जब मार्केट बढ़ने लगता है, देन स्विंग ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स एंड मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स शुड अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पर चेंज इन ट्रेंड हो रहा है। और मैंने कल के वीडियो में इसके रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े थे कि कुछ लोगों ने लिखा था कि अगर हम चेंज इन ट्रेंड के लिए वेट करेंगे तो मौका मिस हो जाएगा, लोअर प्राइस पे जो स्टॉक मिल रहे थे वो उनको खरीदने का जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बताया था। देखिए मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिंपल है, अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है ना, जब भी स्टॉक सस्ता मिलता है तो मैं खरीद लेता हूँ, उसके बाद जितना भी गिरे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं आराम से बैठे रहता हूँ। लेकिन वही अगर मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करता हूँ, मीडियम टर्म में इन्वेस्ट करता हूँ, या स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ, तो ऐसे टाइम पे मैं कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करता हूँ, क्योंकि अगर मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल अगर सालों तक फंसे रहेगा तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब मार्केट बढ़ता है, थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है तो दैट इज ओके फॉर मी, लेकिन वहाँ पर फंसे रहना शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, दैट इज नॉट ओके फॉर मी। तो इसीलिए मैं वहाँ पर कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करता हूँ। सो आई होप अभी के डिस्कशन के बाद आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को, सिप इन्वेस्टर्स को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट मार्केट को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो अभी इसके बाद बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न के बारे में जिसको आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि 2 अप्रैल के बाद क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 2 अप्रैल को हो क्या रहा है। तो 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप लिस्ट ऑफ कंट्रीज को अनाउंस करेंगे जिसके ऊपर वो रेसिप्रोकल टैक्स को लगाएंगे। और यहाँ पर रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि जो देश हमारे ऊपर जितना टैक्स लगाएगा हम उनके ऊपर भी उतना ही टैक्स लगाएंगे। इसीलिए अभी के मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को यह लग रहा है कि 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप जो अनाउंसमेंट करेंगे इंडिया को लेकर के, उस लिस्ट में जो भी इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जाएगा उसके बेसिस पे हमारा मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो तय हो सकता है। तो देखिए ऐसा होगा नहीं होगा वो तो 2 अप्रैल को ही पता चलेगा। एंड एवरीबडी नोज दैट कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से संख्या आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने फिर से अपना जो टैरिफ खेल है शुरू कर दिया तो देन हो सकता है 2 अप्रैल को वी माइट सी अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस
बट फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे तो यूएसए यानी स्पेसिफिकली अगर आप डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दे ऑलरेडी गॉट व्हाट दे वांटेड फ्रॉम इंडिया। पहला तो उनका कंप्लेंट ये था कि आप यूएसए से ऑयल एंड गैस नहीं खरीद रहे, आप रशिया से खरीद रहे, आप हमको डिफेंस के ऑर्डर्स नहीं दे रहे। तो रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट हुआ यूएसए को, उस टाइम उन्होंने बोल दिया कि हम $multi-billion ऑर्डर्स देंगे डिफेंस का, एंड ऑल्सो वी विल बाय ऑयल एंड नेचुरल गैस इन सच अ स्केल दैट आप हमारे लीडिंग सप्लायर होंगे ऑयल एंड गैस का। और उसके बाद अगर आप इलॉन मस्क की बात करें, जो पर्दे के पीछे बैठ के पूरा यूएस गवर्नमेंट चला रहे, उनको क्या चाहिए था? उन्हें टेस्ला की गाड़ियां इंडिया में बेचना था, लेकिन सालों से इंडियन गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं कर रहा था। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, जो 100% से भी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी था उसको कम करके अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कार्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को मात्र 15% कर दिया है। तो इससे इफेक्टिवली क्या हो गया, टेस्ला को इंडिया में एंट्री मिल गया। और उसके बाद दूसरा पॉइंट, इलॉन मस्क को स्टारलिंक को इंडिया में एस्टैब्लिश करना था, एंड नाउ स्टारलिंक हैज ऑफिशियली एंटर्ड इंडिया। आपने देखा भी होगा, एयरटेल, जियो, वोडाफोन सब अभी स्टारलिंक के डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से अभी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 2 अप्रैल को जो रेसिप्रोकल टैक्स का लिस्ट अनाउंस किया जाएगा, वहां पर इंडिया के ऊपर उसका इंपैक्ट बहुत मिनिमल हो सकता है। एंड ऑल्सो वहां पर यह भी बताया जाता है ना कि अभी रेसिप्रोकल टैक्स का इंपैक्ट उन देशों के ऊपर ज्यादा होगा जहां पर ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, यानी वो एक्सपोर्ट यूएसए को बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन यूएसए से इंपोर्ट बहुत कम करते हैं। क्योंकि ऐसे जो देश है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना ले लीजिए, वो यूएसए को भर भर के एक्सपोर्ट करता है और यूएसए उसके ऊपर बहुत कम टैक्स लगाता है। लेकिन वही जब यूएसए की कंपनीज चाइना में जाते हैं तो वहां पर उन कंपनीज को बैन किया जाता है, नहीं तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स या टैरिफ लगाया जाता है। एंड राइट नाउ इफ यू सी, यूएसए जो है वो टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो, फेसबुक हो, यू नेम इट। एंड राइट नाउ डोनाल्ड ट्रंप इन सारे अटेम्प्ट से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे मार्केट्स को भी ओपन करे जिससे उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी एक्सपोर्ट कर सके। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से 2 अप्रैल को जो रेसिप्रोकल टैक्स का लिस्ट अनाउंस किया जाएगा, वहां पर हो सकता है उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर मिनिमल हो, लेकिन हाँ, जो बाकी के कंट्रीज के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए जाएंगे उसका इंपैक्ट इनडायरेक्टली कुछ स्पेसिफिक इंडियन कंपनीज के ऊपर जरूर पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई यूरोपियन कार कंपनी है जो पार्ट्स को इंडिया से खरीदता है, इंडिया से इंपोर्ट करता है, और उन पार्ट्स को असेंबल करके अगर वो कार मैन्युफैक्चर करता है और उस कार को अगर वो यूएसए को एक्सपोर्ट करता है, और यूएसए इस कंट्री के ऊपर अगर वो रेसिप्रोकल टैक्स लगाता है, इसकी वजह से इनके कार्स का एक्सपोर्ट स्कोप कम हो जाता है, तो उसका इंपैक्ट वो जो स्पेसिफिक कंपनी है जो पार्ट सप्लाई करता है उस यूरोपियन कार कंपनी को, उस इंडियन कंपनी के ऊपर पड़ सकता है। और अगर आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंपनीज के नाम बताना चाहे तो कमेंट सेक्शन इज ओपन, फील फ्री टू लीव योर कमेंट। अभी इसके बाद ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है, जिसको आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में बार बार पूछा है। क्या अभी ये जो मार्केट में रैली हो रहा है, क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं? क्या वो फंडामेंटली बैक्ड रैली है? नहीं तो क्या ये ट्रैप है? ये सवाल बहुत सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब भी मार्केट में रैली होता है, मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्हीं वॉल्यूम्स का फायदा उठाते हैं और वहां पर बेच के वो एग्जिट कर जाते हैं, मार्केट फिर से गिर जाता है। और इसके अलावा एक और सवाल ये भी है कि अभी प्रेजेंट मार्केट में FIIs बाइंग क्यों कर रहे हैं? उस सवाल को भी वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो पहला सवाल है इसको थोड़ा एड्रेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इकोनॉमी जो है वो साइकिल्स में चलता है, अप साइकिल और डाउन साइकिल। अप साइकिल में क्या होता है, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आता है, स्पेंडिंग ज्यादा होता है, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ते हैं, मार्केट भी ऊपर जाता है। और वही डाउन साइकिल में क्या होता है, इकोनॉमी से पैसा बाहर जाता है, जिसकी वजह से स्पेंडिंग कम होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने की वजह से उसका जो नेगेटिव रिफ्लेक्शन है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पड़ता है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट होते हैं या करेक्शंस होते हैं। तो इकोनॉमी में जो अप साइकिल डाउन साइकिल होते हैं, इसको मैनेज कौन करता है? तो इसको मैनेज करता है RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी इसके बाद एक सवाल आता है कि आज के टाइम में हमारा गवर्नमेंट और RBI ऐसा क्या कर रहा है जिससे हमारे सिस्टम में या इकोनॉमी में और भी ज्यादा पैसे आए और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े? तो सबसे पहले अगर आप RBI की बात करें तो RBI सिस्टम में और भी ज्यादा पैसे लाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है? सबसे पहले RBI जो है वो इंटरेस्ट रेट को कट कर रहा है, और दूसरी बात RBI बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज कर रहा है। और इन दोनों एक्टिविटीज की वजह से हमारे इकोनॉमी में जो पैसा है वो बढ़ना चाहिए, और इकोनॉमी में जब पैसा बढ़ता है तो स्पेंडिंग बढ़ेगा, स्पेंडिंग बढ़ेगा तो इकोनॉमी में ग्रोथ भी होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो उसके बाद सवाल आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से क्या कर रहा है जिससे हमारे इकोनॉमी में पैसे बढ़े? तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट बजट में टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स बेनिफिट्स को अनाउंस किया था, जो इस साल के फाइनेंशियल ईयर से इफेक्टिव हो जाएंगे।
दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी को रिड्यूस करने के लिए कंसिडर करने वाला है। अभी आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्हीं सारे एक्शंस की वजह से मार्केट इन फैक्टर्स को कंसिडरेशन में ले रहा है और ये अज्यूम कर रहा है कि इनका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है इकोनॉमी के ऊपर, जिसकी वजह से रिकवरी हो सकता है। लेकिन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इन्वेस्टर्स के माइंड में ये आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ही इकोनॉमी पे पड़ेगा, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ही स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। ये हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं या गेज कर सकते हैं? उसको गेज करने का सिंपल तरीका है क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगर मान लीजिए आने वाले क्वार्टर्स में भले ही ग्रोथ ना हो, लेकिन वहां पर कुछ अगर रिकवरी दिख जाता है इन्वेस्टर्स को, तो एक पॉजिटिव होप जरूर मिल सकता है, जिसके बेसिस पे मार्केट में और भी ज्यादा रिकवरी हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आने वाले क्वार्टर्स में फिर पहले की तरह Q2, Q3 की तरह अगर फिर से खराब रिजल्ट्स आते हैं, नेगेटिव ग्रोथ आता है, देन मार्केट माइट ब्रेस अप फॉर अनदर राउंड ऑफ फॉल। तो अभी इसके बाद फाइनली ये डिस्कस करते हैं कि अभी FIIs हमारे मार्केट में फिर से इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए ना सबसे पहले आपको रिस्क फ्री रिटर्न्स को समझना होगा। तो यहाँ पर रिस्क फ्री रिटर्न्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो यूएसए का ट्रेजरी बॉन्ड है प्लस रुपी डिप्रिसिएशन है, अगर उन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो वो जो रिटर्न्स मिलेगा वो होगा FIIs का रिस्क फ्री रिटर्न्स। यानी सिंपल वर्ड्स में, अगर वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर रिस्क जीरो है और उसके साथ साथ इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट ना करने की वजह से जो रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से उनका प्रॉफिट इरोड हो रहा है, अगर उन दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिटर्न्स मिलेगा उससे ज्यादा वो रिटर्न्स इंडियन मार्केट से एक्सपेक्ट करेंगे इफ दे हैव टू कम बैक। और अभी के टाइम में क्या हो रहा है, ये जो रिस्क फ्री रिटर्न है ये कम होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेजरी यील्ड होता है, इट इज काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन द फेड इंटरेस्ट रेट। अभी फेड अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो ट्रेजरी यील्ड भी बढ़ेगा, अगर ये घटाएंगे तो ट्रेजरी यील्ड भी गिरेगा। और कुछ टाइम पहले ट्रंप का जो टैरिफ वॉर जब पीक पे था तो उस टाइम ये अज्यूम किया जा रहा था कि इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, इसकी वजह से फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट को कट नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से ट्रेजरी यील्ड का जो रिटर्न है वो मेंटेन रह सकता है, ऐसा एंटिसिपेशन था। लेकिन अभी के टाइम में ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है उसकी वजह से जो इंपैक्ट पड़ सकता था, जितना उसको अज्यूम किया गया था उससे कम इंपैक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट कट करने का जो सिलसिला है उसको जारी रखे। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो बेसिकली डॉलर इंडेक्स है, जो ये बताता है कि किसी और करेंसी के कंपैरिजन में डॉलर कितना ज्यादा स्ट्रांग है, वो इंडेक्स लगातार गिर रहा है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर ये जो FIIs को जो रिस्क फ्री रिटर्न्स मिलते थे वो कम होने का एंटिसिपेशन है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, अगर FIIs को इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो वो रिस्क फ्री रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क प्रीमियम भी डिमांड करते हैं। यानी अगर उन्हें रिस्क फ्री रिटर्न्स 6% मिल रहे हैं तो उन्हें 6% का एडिशनल रिस्क प्रीमियम चाहिए होता है। यानी अगर उन्हें 12% का रिटर्न्स मिलने के एक्सपेक्टेशन है इंडियन मार्केट से, तभी वो इंडियन मार्केट्स में वापस आएंगे। और अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो हमारे मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है और यहाँ से एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि मार्केट और ज्यादा गिरने के चांसेस कम है, बट यू विल नेवर नो, बट दिस इज व्हाट दे आर सेइंग राइट नाउ। और उसके साथ साथ अभी हमारा मार्केट जो डाउन साइकिल में चल रहा है, यानी इकोनॉमी डाउन साइकिल में चल रहा है, उसको अप साइकिल में लाने के लिए आरबीआई मेजर्स ले रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजर्स ले रहा है, जिसकी वजह से अभी मार्केट ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारे इकोनॉमी में आने वाले क्वार्टर्स में रिकवरी हो सकता है। और अगर इकोनॉमी में रिकवरी हो सकता है तो इसकी वजह से मार्केट से भी रिटर्न्स जनरेट करने का जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ जाते हैं। तो इसी रीजन की वजह से अभी FIIs जो फेयर रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसका वैल्यू भी बढ़ चुका है, एंड मे बी फॉर दैट रीजन FIIs आर इन्वेस्टिंग बैक इनटू द इंडियन मार्केट। बट एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इट इज स्टिल टू अर्ली टू से, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है। अभी मार्च का महीना खत्म होगा, जब रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि वहां पर रिकवरी सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर वहां पर रिकवरी दिखना शुरू होता है तो FIIs का पैसा और भी ज्यादा इंडियन मार्केट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन वही अगर वहां पर इकोनॉमिक रिकवरी नहीं दिखता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स में ग्रोथ नहीं दिखता है, देन जितने जल्दी FIIs हमारे मार्केट में आए हैं उतने जल्दी वो हमारे मार्केट से निकल भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप दिस इन्फॉर्मेशन वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।